नमस्कार श्रोताओं, मैं हूँ मीनू खरे। शाम अवध प्रोग्राम में आपका स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, आज हमारे कार्यक्रम में एक विशेष मेहमान है मेरे साथ। नाम है प्रगति टिपनिस। एक महिला है, भारतीय हैं, रूस में रहती हैं पिछले लगभग 33 वर्षों से और पेशे से इंजीनियर हैं, साहित्यकार हैं। अभी ही इतना सा ही इनका परिचय नहीं है, ये अभी जो काम कर रही है वो बहुत महत्वपूर्ण है। अनन्य रूस नामक पत्रिका है, उसकी ये संपादिका भी है और एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य इनके जिम्मे है कि ये हिंदी रूस मुहावरा कोश का निर्माण कर रही हैं। तो ये है ना बहुत ही अमेजिंग, बहुत अलग सी शख्सियत जो हमारे साथ हमारे मेहमान के रूप में है। आइए हम स्वागत करते हैं श्रीमती प्रगति टिपनिस का। नमस्कार करती हूँ आपको प्रगति जी। नमस्ते मीनू जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रगति जी, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आप कितने दिनों बाद रूस से इस बार भारत आई हैं? रूस से भारत हम आते वैसे साल में एक बार हुआ करते थे, लेकिन कोविड के बाद पहली बार 2.5 साल के बाद मैं आई थी मार्च में और अब नवंबर में आई हूँ। तो जब आप रूस से भारत आती हैं तो आपको कैसा लगता है? रूस से भारत आना हमेशा बहुत अच्छा लगता है और खास तौर से लखनऊ आना, क्योंकि लखनऊ मेरा शहर है, यहीं पे पले बढ़े, तो बहुत यादें हैं। यहाँ के लोगों के साथ खास रिश्ता है, अपने रिश्तेदारों घर वालों के अलावा भी। प्रगति जी, अब हम आ जाते हैं अपने मुद्दे पर और आपसे आपके विशेष कार्य के विषय में जानना चाहते हैं कि ये जो हिंदी रूसी मुहावरा कोश का निर्माण आप कर रही हैं, तो ये वास्तविक रूप से ये प्रोजेक्ट है क्या? हाँ, तो इसके लिए हम कोश के बारे में बात जरूर करेंगे। थोड़ा पीछे चलते हैं और ये भी एक अद्भुत संयोग है कि मैं आज आकाशवाणी लखनऊ में बैठी हूँ। जब मैं रेडियो रूस में काम कर रही थी तो हमारे एक सीनियर थे और जो लंबे समय से अनुवाद कार्यों से जुड़े हुए थे। रेडियो रूस में हमारा काम अनुवाद का होता था, रूसी से हिंदी में अनुवाद करना, और फिर मैं उद्घोषिका की तरह भी उसका अनाउंसमेंट करके वो खबरें या जो भी सामग्री होती थी हम ब्रॉडकास्ट किया करते थे। अच्छा, हाँ। तो ये जो रेडियो रूस है ये अभी भी काम करता है? नहीं, रेडियो रूस को 2017 में बंद कर दिया गया। कहते हैं कि दुनिया में सबसे पहले हिंदी का ब्रॉडकास्ट किसी भी विदेशी देश में रूस से ही शुरू हुआ था। बीबीसी ने उसके बाद हिंदी ब्रॉडकास्टिंग शुरू की थी। अच्छा, लेकिन फिर चर्चा चल रही है कि उसे शुरू करना चाहते हैं। अरे वाह 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 वाह, मुझे लगता है कि काश कभी ऐसा हो कि आज आप आकाशवाणी लखनऊ के स्टूडियोज में बैठी हैं और कभी ऐसा हो कि रेडियो रूस के स्टूडियो में मैं बतौर मेहमान बैठी हूँ और मेरा इंटरव्यू प्रगति टिपनिस कर रही हूँ। जरूर होगा, मुझे लगता है इंशाल्लाह होना चाहिए ऐसा। स्वप्न देखने में क्या बुराई है? बिल्कुल नहीं। और स्वप्न वही पूरे होते हैं जो देखे जाते हैं। बिल्कुल। तो आप बता रही थी ये मुहावरा कोश की चर्चा हो रही थी। जी, आप सभी ने पढ़ा जरूर होगा रूसी साहित्य हिंदी में अनुदित। तो सन 57 से ये काम चल रहा है और पहली टीम जो गई थी और उसके बाद ही ये काम शुरू हुआ। सोवियत संघ में बड़े बड़े प्रकाशन गृह थे, जैसे प्रगति प्रकाशन गृह, रादुका, ये सारे नाम श्रोताओं के लिए जानकार होंगे क्योंकि हमारी कई पीढ़ियां इन प्रकाशन गृहों का साहित्य पढ़कर बड़ी हुई है। देखिए, मैं भी उसमें से एक हूँ। सोवियत रूस पत्रिका मुझे आज भी याद है कि वो कितनी खूबसूरत सी पत्रिका हुआ करती थी और उसको मैंने पढ़ा है, स्वयं देखा है। अभी मैंने जब आप आने वाली थी मैंने कुछ लोगों से चर्चा की तो उन्होंने भी उन पत्रिकाओं के रेफरेंस दिए मुझे। जी, तो बहुत अच्छा लगा। तो उन्हीं में से एक थे योगेंद्र नागपाल जी। तो जब मैंने रेडियो रूस में काम करना शुरू किया तो वे वहां वरिष्ठ अनुवादक थे और लंबे समय से अनुवाद करने के बाद उन्हें ये बात समझ में आई कि रूसी लोग समझ तो जाते हैं हिंदी, लेकिन जब बात आती है मुहावरों की, वहां पर वो भाषा की वो पकड़ नहीं कर पाते और उसको उस गहराई से नहीं समझ पाते जैसे वो कही गई होती है। तो उनके दिमाग में ये बात आई कि अगर हम एक अच्छा हिंदी रूसी मुहावरा कोश बनाएं तो शायद उन रूसी लोगों को जो हिंदी का अध्यापन करते हैं, जो हिंदी में रुचि रखते हैं, उन्हें हम हिंदी थोड़ा और बेहतर तरीके से समझा पाएंगे, बता पाएंगे, उसके करीब ला पाएंगे, अभिव्यक्ति बेहतर होगी। जी। लेकिन मान लीजिए ये तो समझ में आया कि भाई हिंदी के मुहावरे अगर रूसी लोग जानेंगे तो उनकी समझ हिंदी के प्रति बेहतर होगी।
लेकिन जो भाषाई लोकोक्तियां और मुहावरे होते हैं, कहावतें होती हैं, उनका कुछ पर्टिकुलर रेफरेंस होता है और जो वहाँ के समाज के ताने बाने से जुड़ा हुआ होता है, तो उसको रूसी भाषा में अनुदित करना कितना मुश्किल काम है। आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। हम लोगों ने जब इस काम को शुरू किया था तो सबसे बड़ी चुनौती तो थी कि मुहावरा क्या है। हमने मुहावरा कोश बनाने का निर्णय लिया। हम लोकोक्तियां और कहावतें उसमें नहीं ले रहे हैं। और उसके बाद जब हमने स्रोतों की तरफ गए, जो हमारे पास मुहावरा कोश उपलब्ध थे, हिंदी मुहावरा कोश, उनमें जाके, अब हम लोग कोई मतलब बहुत बड़े मुहावराविद तो है नहीं, तो हमें भी स्रोतों और संसाधनों की आवश्यकता थी। तो उनको जब हमने देखना शुरू किया तो हमें ये बात समझ में आई कि जैसे हमारे कोशों में अर्थ दिए होते हैं, शायद वो हमारे हिंदी भाषियों के लिए पर्याप्त होते हैं, लेकिन अगर हम विदेशी के लिए वैसे का वैसे अर्थ को ट्रांसलेट कर देंगे तो उनके कुछ समझ में नहीं आएगा। तो हमने अपने मुहावरा कोश की यही कुछ विशेषताएं हैं। उनमें एक विशेषता ससंदर्भ व्याख्या है। अच्छा। संदर्भ की तरह हम इशारा करते हैं, हाँ। और फिर उसको अर्थ थोड़ा लंबा हो जाता है, लेकिन उसको फिर हम समझा कर अर्थ देते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए, मैं समझने के लिए आपसे प्रश्न पूछ रही हूँ, जैसे एक मुहावरा है, न नौ मन तेल होगा न राधा नाचेंगी। जी, कहावत। जी, तो इसका जब रूसी में अगर आप अनुवाद करेंगी तो इसमें क्या रेफरेंस देंगी, कैसे करेंगी इसको? इसमें हाँ, हमने इतर की श्रेणी भी बना रखी है। तो उसमें फिर हम बताते हैं कि ये हमारी परंपराओं से कैसे जुड़ी हुई है। अच्छा, तो उसकी अच्छा। थोड़ी सी कहानी दे देते, जैसे कि तो हाँ। थोड़ी राधा कृष्ण के वो नृत्यों की तरफ बता के कि नाच की तरफ ऐसे होता है, और यहाँ पे कि मतलब जिसको कुछ करना नहीं है तो वो उसके तमाम ऐसा बहाना बताएगा, शर्तें ऐसी रखेंगे अच्छा, कि जिन्हें अच्छा। पूरा ना किया जा सके। अगर एक बार मैं आपसे पूछूं जी। कि कोई एक ऐसा मुहावरा हो और उसका रूसी अनुवाद कैसे आपने किया, जरा सा सुनने में अच्छा लगेगा हमारे श्रोताओं को। जैसे मुहावरा है दिल को छूना। दिल को छूना का अब आप अपने शब्दों व्यवहार से किसी के मन में सहानुभूति, कृतज्ञता आदि का कोमल भाव जगाना, ये हमने इसका हिंदी में अर्थ दिया है। और इसका अर्थ रूसी में है स्वयं पविजेनियम स्लावामी पबुष्दात कोमलीबा दोब्रिय नेजनीय चूस्तवा तकिए कक्सा चूस्तवे प्रिजनाचिलनस्त इत तक डालिए। तो हमारे अर्थ थोड़े लंबे हो जाते हैं। आपको लगा होगा हिंदी का अर्थ भी लंबा है, लेकिन हम कोशिश करते हैं, क्योंकि अगर हम सिर्फ ये कह देते दिल को छूना, कोई ऐसी बात कहना जो आपको पसंद आए, तो उसकी जगह हम कहते हैं अपने शब्दों या व्यवहार से किसी के मन में सहानुभूति, कृतज्ञता आदि का कोमल भाव जगाना। तो थोड़ा सा संदर्भ, थोड़ा व्याख्या के साथ कि रूसी लोग उसको इस्तेमाल कर सके और बेहतर समझ सके। जी, बहुत खूबसूरत तरह से आपने बताया। क्या रूसी लोगों के मन में अभी भी हिंदी के प्रति और हिंदुस्तानियों के प्रति वैसा ही प्रेम है जो पूर्व सोवियत संघ के दौरान था? हाँ, ये भी एक बहुत अच्छा सवाल है। हमें रूसी लोगों के हिंदी और भारत के प्रति प्रेम के बारे में सिर्फ सोवियत संघ के समय से पता चलना शुरू हुआ, क्योंकि आजादी के पहले तो हमारी दूसरी चुनौतियां थी और दुनिया थी, हम पहुंचते नहीं थे। लेकिन रूस में जो इनका जार वाला रूस होता था या राजाओं वाला जो रूस था, 18वीं शताब्दी से हिंदी की रचनाओं का अनुवाद रूस में शुरू हो चुका था। क्या आप ये मानेंगी? अरे वाह, क्या बात है। हाँ, सबसे पहले अनुदित होने वाले कालिदास थे। ओ, कालिदास का जो काम है वो रूसी भाषा में अनुदित हुआ है? जी। अरे वाह वाह वाह। मेरा एक इस पे आलेख, कई रचनाएं उनकी अनुदित हैं। उसके बाद रामचरितमानस हुआ है, बरानिकोव द्वारा किया गया है। और शायद आपको पता हो या ना पता हो, तो जब हरिवंश राय बच्चन को पता चला था कि रामचरितमानस का अनुवाद 19वीं सदी में बरानिकोव जी ने किया, तो उन्हें लगा था कि मतलब इन लोगों ने कितना बड़ा काम किया, इन्होंने कितनी श्रद्धा, कितना स्नेह हमारी भाषा के प्रति जताया है। तो जब वो रूस गए थे पहली बार, सोवियत संघ, तो उन्होंने भी ये निश्चय किया था कि वो भी कुछ रूसी कविताओं का हिंदी में अनुवाद करेंगे। और फिर उन्होंने 64 कविताएं चुनी थी जिनका उन्होंने हिंदी में अनुवाद किया था, और जिसके लिए उन्हें सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था, नवाजा गया था। वाह 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 वाह। मैं तो फिल्मों की भी दीवानगी देखती हूँ कि आज तक भी मेरा जूता है जापानी। जी। ये कितनी मतलब ऐसी फिल्में जो बहुत पॉपुलर हुई रूस में,
तो अभी आज भी आप लोग उस मशाल को जलाए रखे हैं, उस मशाल को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि गंगा में बहुत पानी बह चुका है और परिस्थितियां बिल्कुल अलग हैं, तो आपका ये काम निश्चित रूप से बहुत खूबसूरत है। आपसे बात करते हैं संक्षेप में अनन्य रूस पत्रिका के बारे में, जिसकी आप संपादक हैं। जी, अनन्य वैसे तो एक काफी आप कह सकते हैं नई पत्रिका है, बिल्कुल शुरुआती दौर में है। इसका प्रकाशन अगस्त महीने से शुरू हुआ है। अच्छा। और ये जानकर आपको थोड़ी शायद हैरानी भी हो कि ये पत्रिका भारतीय न्यूयॉर्क कौंसलावास के आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित की जाती है और इसकी मुख्य पत्रिका निकलती है न्यूयॉर्क से, जिसमें देश भर के जो भारतीय हैं, अच्छी रचनाएं लिख रहे हैं, वो छापी जाती हैं। और मैं यहाँ पर ये बता देना चाहूंगी कि इसकी अंतिम पत्रिका में मीनू खरी जी की 2 लघु कथाएं आई हैं, जिन्हें बहुत पसंद किया जा रहा है। अरे वाह, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। और उसके बाद जब ये अनन्य पहले ही अपने संस्करण में काफी पसंद की गई, तो जिसने इसकी परिकल्पना की थी, अनु भार्गव जी, उन्हें लगा कि हिंदी का काम तो दुनिया के कई देशों में हो रहा है और अच्छा हो रहा है, लेकिन उसके बारे में शायद भारत में या दूसरे देशवासियों को पता नहीं होता, भले ही वो हिंदी भाषी ही क्यों ना हो। तो क्यों ना हर उस देश से जहां हिंदी का थोड़ा बहुत काम हो रहा है, हिंदी की एक पत्रिका निकाली जाए। और न्यूयॉर्क के जो हमारे काउंसलर हैं, वो इसके लिए सहमत भी हो गए कि उन्हीं की साइट से सारी ये पत्रिकाएं प्रकाशित हो सकेंगी। जी। तो पहली कड़ी में जो दूसरे देशों में गए, तो उसमें था यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, यूके, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर और रूस। तो रूस की अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 3 पत्रिकाएं निकल चुकी हैं, नवंबर की बस आने वाली है। तो हम उसमें मतलब कोशिश रहती है कि अभी भी रूस के कई विश्वविद्यालयों में हिंदी का अध्ययन अध्यापन होता है। तो वहां जो छात्र हिंदी पढ़ते हैं, सीखते हैं, तो उन्हें एक मौका मिले कि वो कुछ लिखें और हम उसको प्रकाशित करें। तो उससे उन्हें बहुत खुशी और लगता है कि ये प्रोत्साहन का एक अच्छा जरिया है। फिर हिंदी भाषी जो रह रहे हैं रूस में, जिन्होंने कभी लेखन नहीं किया, तो उनको भी लेखन का अवसर देना, जिससे कि वो लिखें। तो इससे भी कई नए लोगों को काफी हौसला मिला है। उसके अलावा फिर हम जो लोग मतलब लिखते हैं, वैसे लोगों की तो रचनाएं देते ही हैं, साहित्यकारों की लेते ही हैं। बहुत आपको बधाई देती हूँ आपके अच्छे कामों के लिए। और चलते चलते मैं चाहूंगी कि अगर आप स्वयं एक साहित्यकार हैं, आपने कभी कुछ रूसी भाषा में लिखा हो, तो अगर उसे सुना दें, या हिंदी भाषा में लिखा हो तो आप उसे भी सुना सकते हैं। रूसी भाषा में जो लिखा है, चलिए एक गीत लिखने की कोशिश में हूँ। गीत लिखना आसान नहीं होता, तो वही है इसका शीर्षक, गीत लिख पाना नहीं आसान। हो रही हलचल विचारों की इसे पहचानती हूँ, गीत लिख पाना नहीं आसान यह भी मानती हूँ। क्या बात है, क्या बात है, वाह 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 वाह। शांति की बातें सभी करते, साधते स्वार्थ अपना, बस्तियां उजड़े भले उनके लिए है एक घटना। बढ़ गया है झूठ का प्रचलन इसे भी जानती हूँ, गीत लिख पाना नहीं आसान यह भी मानती हूँ। धर्म की देकर दुहाई हो रहे संघर्ष जितने, प्रेम निष्ठा दोस्ती से हो रहे हम दूर उतने, धूप का अंबार फिर भी एक चादर तानती हूँ, गीत लिख पाना नहीं क्या आसान। बात है, क्या बात ये है, भी क्या बात मानती है। हूँ। बहुत शुक्रिया। धूप की एक चादर तानती हूँ, वाह 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 बहुत वाह। बहुत शुक्रिया। है अजब सी होड़ इसमें खो दिया है धैर्य हमने, लोभ लालच की परिधि के वृत्त खींचे स्वयं हमने। है तमस की आंधियां पर आश दीप थामती हूँ, गीत क्या लिख बात पाना है, नहीं क्या बात आसान है, क्या बात यह भी है। मानती। बहुत बहुत ही शुक्रिया आपका। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत प्रगति जी। इतनी अपने सकारात्मक गीत लिखा और उसको किन तमाम संदर्भों से जोड़ते हुए आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी रही। मुझे लगता है आगे आने वाले समय में इसको इतिहास में दर्ज होंगी ये चीजें जो आप कर रही हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करती हूँ कि कम से कम हिंदी की समझ को रूसी लोगों के लिए बढ़ाने में सहायक रहे ये मातृभाषा हिंदी की सच्ची सेवा है। आपको बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ, बहुत सारी बधाइयां देती हूँ और स्टूडियोज में आने के लिए, कार्यक्रम शाम अवध में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। थैंक यू सो मच। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया मुझे कार्यक्रम में बुलाने के लिए, मुझे सुनने के लिए।